हेलो स्टूडेंट्स, सब ठीक ठाक, पढ़ाई बढ़िया चल रही? वेरी गुड बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टारगेट 35 सीरीज अपने इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल गौरव मिश्रा पे सॉल्व कर रहे हैं। और टारगेट 35 सीरीज आपको सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 में 35 आउट ऑफ 35 मीन्स फुल मार्क्स दिलाने के लिए डेडिकेटेड सीरीज है। बच्चों, हम लोगों ने इस सीरीज के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ एंड कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए हैं। आज इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड गॉस थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टारगेट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोग पीछे की 2 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। पहली वीडियो में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में 13 से लेकर 22 तक क्वेश्चन। अब आज हम लोग अपनी तीसरी वीडियो को जो है शुरू करेंगे और कॉपी पेन निकाल लीजिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए और ये सारे क्वेश्चन लगा डालिए तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर में पूरे मार्क्स मिलने लगे। अब आगे के चैप्टर्स के लिए फिर आप हमारी आगे वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि if the net electric flux through a closed surface is 0, then we can infer A. No net charge is enclosed by the surface. B. Uniform electric field exists within the surface. C. Electric potential varies from point to point inside the surface. D. The charge is present inside the surface. Okay. Closed surface ऐसा कोई, ठीक है। इस पे नेट इसका फ्लक्स क्या है? 0 है। बच्चों, गॉस थ्योरम क्या बताती है? गॉस थ्योरम हमसे ये कहती है इन एनी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यह फाइनेट होता है। अगर फाइनेट 0 हो गया, इसका मतलब क्यू नेट क्या हो जाएगा? सोचो, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर फाइनेट होता है, बट फाइनेट तो 0 हो चुका है, तो क्यू नेट इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? देखो, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0, सो क्यू नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे पता चलता है कि इस सरफेस में नेट चार्ज 0 है। सबसे जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो यही है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 हो गया, इसका मतलब उसमें नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि क्यू चार्ज बाहर रखा हो तो भी इसमें फ्लक्स 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जितना फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही फ्लक्स निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है ना, क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइन इंटर करती हैं फ्लक्स निगेटिव प्रोड्यूस करती हैं, जो बाहर निकलती है फ्लक्स पॉजिटिव। तो जितना फ्लक्स निगेटिव उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। मतलब ये नेट फ्लक्स 0 होने का ये मतलब है कि इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे कोई एक ये सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है, इसमें ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि ये मान लो Q हो और ये माइनस Q हो, ये माइनस का 2Q हो और ये प्लस का 2Q हो, ये माइनस का जो है Q हो और माइनस का 3Q हो और प्लस का 4Q हो। अब हमसे कोई कह दे यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा? सोचो, नेट चार्ज यहाँ कितना है? दिस प्लस दिस, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा फाइनेट बराबर Q माइनस Q प्लस 4Q माइनस 3Q माइनस Q माइनस 2Q और प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाइनेट कितना हो जाएगा? देखो, प्लस का Q प्लस 4Q यानी कि 5Q प्लस 2Q कितना हो गया? देखो 7Q हो गया। माइनस वाला देखो, माइनस Q माइनस 3Q कितना हो गया? माइनस का 4Q माइनस Q यानी कि 5Q, ये माइनस 2Q माइनस का 7Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाइनेट अभी भी कितना आ जाएगा? 0। मतलब अभी भी देखो नेट इसके अंदर चार्ज कितना है? 0। तो नेट फ्लक्स कितना है? 0। तो
ऐसी भी सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसी भी पॉसिबल है, या ये भी पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ कोई चार्ज ना हो, ना यहाँ चार्ज हो ना आसपास चार्ज हो, तब भी इसमें नेट फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब अगर सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है तभी नेट फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इफ नेट फ्लक्स इज जीरो फ्रॉम द क्लोज सरफेस देन नेट चार्ज इज आल्सो जीरो। नोट कर लीजिए इसको फटाफट बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, और क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर इज केप्ट सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, comma another point charge capital Q is also kept at the center of the sphere. The net electric flux coming out of the sphere will be A minus 2Q plus capital Q upon 4 pi epsilon 0, B capital Q upon epsilon 0, C 2 small q plus capital Q upon epsilon 0, D minus capital Q upon epsilon 0। इसमें कह रहे हैं कि एक कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है। तो स्फीयर कितना बड़ा है, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, देखो ये रेडियस कैपिटल आर होगा, ठीक है। इसके अंदर एक डायपोल रखा है जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल है, किससे, कैपिटल आर से। मतलब इस डायपोल को, जैसे डायपोल बनाते हो ना, दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसा डायपोल रखा है जिसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, बट स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है। और हमसे कह रहे हैं कि ये डायपोल सिमेट्रिकली यहाँ रखा, मतलब कुछ ऐसे रखा हुआ, मतलब ये डायपोल हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू और इनका सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर, कुछ ऐसे रखा हुआ। और कह रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज इसके सेंटर पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे ये चार्ज कितना रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। तो हमसे कह रहे हैं कि इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से पास होने वाला। तो भाई फ्रॉम गॉस थ्योरम आपको नेट फ्लक्स निकालना तो आता है, क्या होता है भाई, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो दैट द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। यही तो होता है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इसके अंदर कौन कौन है, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये कितना आएगा बच्चों सॉल्व करने पे, तो यहाँ से फाई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो माइनस क्यू प्लस क्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, a q upon 6 epsilon 0, b q upon epsilon 0, c 6q upon epsilon 0, d q upon 3 epsilon 0। देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, पहले तो क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, ये सेंटर है उसका, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। हमसे कहा जा रहा है कि इस क्यूब के एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप बात कीजिए यहाँ पे, अगर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है क्यूब में,
तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा इससे। तो अगर हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करें, फ्रॉम गॉस थ्योरम, कैसे हो रही बात, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बात होती है बच्चों कि नेट फ्लक्स जो पास होता है वो कितना होता है, Q/ε0। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो Q/ε0। ये तो टोटल फ्लक्स आ गया, Q टोटल आ गया। हमसे कहा जा रहा कि एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए जो क्यूब है उसके सेंटर पे चार्ज, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर। टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6। तो क्यूब के 6 सरफेस हैं और 6 सिमेट्रिकली सेंटर से प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सबसे इक्वल फ्लक्स जाएगा। तो 6 सरफेस से इतना फ्लक्स पास होता है, तो एक से कितना पास होगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। लिख देंगे कि सो नेट फ्लक्स passes from फेस, कितना हो जाएगा 5 फ्रॉम 1 फेस। तो कितना हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स है वो 6 सरफेस से पास हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से पास हो रहा। तो एक से कितना पास होगा, तो जो टोटल है उसको 6 से भाग कर दो, एक का निकाल आएगा। तो 5 फेस बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा Q/6ε0। ये कितना आएगा, यह आएगा Q/6ε0। दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब फ्रॉम 1 फेस। सो बच्चों इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 25, कुछ नोट हो गया। तो बच्चों टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि A charged ball B hangs from a silk thread S, which makes an angle theta with a large conducting sheet P, as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to A cot theta, B cos theta, C tan theta और D sin theta। ओके तो देखिए बच्चों एक कंडक्टिंग शीट है, शीट का मतलब बहुत पतली सी ये कंडक्टिंग ऐसे, ठीक है। अब इसके पास में कोई थ्रेड से ऐसे यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है ऐसे। शीट का मतलब ये बहुत थिन, वेरी थिन, मतलब चार्ज की केवल एक लेयर कंसिडर की जा सकती है। अगर प्लेट होती तो एक इधर लेयर कंसिडर करते हैं, एक इधर करते हैं, लेकिन शीट है तो एक ही लेयर चार्ज की, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, चार्ज अपान एरिया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि इस शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, और निगेटिव होता तो इनवर्ड। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इधर होगी। तो ये अगर चार्ज +Q दे रखा है हमको, कितना चार्ज दिया गया, Q, तो इस Q चार्ज का अगर m मास है तो बच्चों इसका वेट कहाँ लगेगा, mg, नीचे लगेगा। वेट तो हमेशा नीचे लगता है। इस शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, QV। इस पे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा, QV हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेंशन कितना लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है T, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों यहाँ पे कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर यहाँ से ये हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, यही लाइन ऊपर ले गए, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए टी के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, इधर टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो सकता है टी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमको यही बात है कि हमको यहाँ बताना है
क्योंकि हमको यहां पे बताना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये थीटा पे कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट इज सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए बच्चों, हमको सिग्मा और थीटा में रिलेशन चाहिए, एक T cos थीटा ऊपर और mg नीचे। जब ये यहाँ रुकी हुई बॉल है मतलब ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स बराबर राइट फोर्स बराबर लेफ्ट, राइट का फोर्स बराबर लेफ्ट का फोर्स। इसका मतलब T cos थीटा इस सिचुएशन में किसके बराबर हो जाएगा, T cos थीटा बराबर हो जाएगा mg के, और T sin थीटा ये फोर्स इससे बैलेंस होगा तभी तो यहाँ रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहने का मतलब क्या है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, मतलब सारे अपोजिट फोर्स एक दूसरे कैंसिल करेंगे, तो T sin थीटा बराबर किसके होगा, QV, या हम लिख सकते हैं Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ देखो 2 अपान 1, तो 2 की वैल्यू ऊपर लिखो T sin थीटा अपान 1 की वैल्यू T cos थीटा, ठीक है, बराबर Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 अपान में mg। ठीक है, अब बेटा ऐसा है T से T को काट देंगे तो साइन अपान कॉस क्या आएगा, ये आएगा tan थीटा, बराबर आएगा Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 mg। ये सिग्मा बराबर क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन 0 mg tan थीटा अपान Q। दिस इंडिकेट्स सिग्मा डिपेंड्स ऑन tan थीटा। इसका मतलब जो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो tan थीटा पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो tan थीटा ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द tan थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। तो देखिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि An infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density of 1/3 coulomb per meter. Then the magnitude of electric intensity at a point 18 centimeter away is given. Epsilon 0 is equal to 8.8 into 10 to the power minus 12 coulomb square Newton per meter square. A 0.33 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलाम, B 3 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलाम, C 0.66 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलाम, D 1.32 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि इनफाइनाइट ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो चार्ज पड़ा हुआ है कहीं लाइन चार्ज, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है 1/3 कूलाम पर मीटर। मतलब ये हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चों सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, जब लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये होती है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 1/3 अपान 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 r कितना दिया देखिए 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.18। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 0.33 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलाम। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा
0.33 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि shown below a distribution of charges, the flux of the electric field due to the charges through the surface S is A 3q upon epsilon 0, B 2q upon epsilon 0, C q upon epsilon 0 and D 0। ओके, तो बच्चों देखिए ये एक सरफेस S दिया है और 3 चार्ज इस तरह से प्रेजेंट है। मतलब 2 चार्ज S सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है और एक बाहर प्रेजेंट है। हमसे इस सरफेस में नेट फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो भाई आपको पता है किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम गॉस थ्योरम बात कर लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? फ्रॉम गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यहाँ कितना है? Q प्लस Q। देखो यहाँ पे वही चार्ज लेंगे जो इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। बाहर के चार्ज का यहाँ नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। ये गॉस थ्योरम बताती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का, टोटल चार्ज का अपॉन ε0। इसका मतलब जब फाइनेट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1/ε0 इंटू 2q। So the net flux will be 2q upon epsilon 0. Thus the net flux will be 2q upon epsilon 0. So option B will be correct. इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि a hollow cylinder has a charge q coulomb within it. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linkage with the plane surface A in unit of voltmeter will be A 1/2 q upon epsilon 0 minus phi, B q upon 2 epsilon 0, C q phi upon 3, D q upon epsilon 0 minus phi। ओके, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ये सिलेंडर है, इसमें ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके कर्ड सरफेस से, जो कर्ड सरफेस है ये यानी कि बी वाला सरफेस, ऐसा इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई है। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? टोटल फाई। ये कहाँ से हो रहा? कर्ड सरफेस से। यह है फ्लक्स फ्रॉम कर्ड सरफेस, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है ए सरफेस यानी कि ये जो प्लेन सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए बच्चों, सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। सिलेंडर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेस, देखो एक ये इधर का, एक ये इधर का, और एक कर्व्ड सरफेस है। तो उन्होंने कहा कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? फाई है, ठीक है। तो हमको एक प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। बच्चों आपको ये तो पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है? टोटल प्रेजेंट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जी। अब अगर मैं मान लूं कि एक प्लेन सरफेस से फ्लक्स जो पास होता है वो फाई पी है, अगर चार्ज इसके सेंटर पर है तो सिमेट्री बन जाएगी। तो दूसरे प्लेन सरफेस से भी कितना फ्लक्स पास होगा? फाई पी। और ये कर्व्ड सरफेस से कितना पास हो रहा? फाई। तो नेट फ्लक्स इससे कितना पास हुआ? फाई पी प्लस फाई पी प्लस फाई। भाई देखो नेट फ्लक्स कितना हो गया? फाई पी प्लस फाई पी प्लस फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। मतलब 2 फाई पी बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई, या मैं कहूंगा फाई पी बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? फाई पी बराबर 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि 3 concentric metallic spherical cells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the cell are equal. Then the ratio of charges given to cells q1 is to q2 is to q3 is a 1:2:3, b 1:3:5, c 1:4:9 and d 1:8:18. ओके बच्चों, इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 कोसेंट्रिक सेल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है r, 2r एंड 3r। ठीक है, इसकी पहले वाले की रेडियस r, दूसरे वाले की रेडियस 2r, तीसरे वाले की रेडियस 3r। देखिए r, 2r और 3r। पहले वाले को कितना चार्ज दिया गया q1, इसको चार्ज हमने कितना दिया बच्चों q1। दूसरे वाले कितना चार्ज दिया जो हमने दिया, पहले उसकी बात करो, इसको हमने चार्ज दिया q2। और तीसरे वाले को मैंने चार्ज कितना दिया है, जो हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया वो कितना किया, वो किया q3। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3। सिग्मा है क्या, यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A, चार्ज अपान एरिया। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसा है तो हमको बताना है Q1, Q2, Q3 का रेशियो क्या होगा। देखिए बच्चों, जब ये Q1 चार्ज यहाँ दिया गया तो ये चूंकि स्फेरिकल सेल है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सब कंडक्टिंग है, तो ये इससे यहाँ पे इंडक्शन होगा। इंडक्शन से ये यहाँ पे अपने आप एक -Q प्रोड्यूस कर देगा और इससे बाहर की तरफ वही चार्ज +Q1 चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि Q2 तो था ही और ये Q1, ये अंदर वाला जो है यहाँ पे -Q आया, इससे यहाँ बाहर +Q आ गया, मतलब Q2 + Q1। ऊपर चार्ज कितना हो गया Q2 + Q1। ध्यान से देखना। अब बच्चों वैसे इसको Q2 दिया गया था, इसको कितना दिया गया था Q2, वो Q2 यहाँ पे आएगा और Q1 भी यहाँ पे आएगा, तो दोनों यहाँ पे निगेटिव में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर से इंडक्शन होगा, तो जितना चार्ज अंदर है उतना ही बाहर यहाँ पे, यहाँ जितना बाहर है उतना यहाँ अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा -Q1 और -Q2। जितना अंदर पॉजिटिव है ऊपर के सरफेस है उतना यहाँ निगेटिव पैदा कर देगा। अब इससे फिर से इंडक्शन होता है भाई, यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा तो उतना ही चार्ज उधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर जो चार्ज बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ेगा, यही वैल्यू प्लस में बढ़ जाएगी। इसका मतलब Q3 तो पहले से प्रेजेंट थी और ये जो पॉजिटिव में बना रहा हूँ ये चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज पे कितना आ गया, Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया, यानी कि इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q3 + Q1 + Q2। इस पे चार्ज कितना आ गया Q1 + Q2। इस पे चार्ज कितना आ गया है, तो Q1 ही है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज अपान एरिया। तो पहले वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसका चार्ज अपान इसका एरिया। तो पहले पे चार्ज कितना है Q1, एरिया कितना है 4πr²। भाई स्फेरिकल सेल है ना, सेल का एरिया क्या होता है 4πr²। अब दूसरे वाले पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब σ2 कितना आएगा, देखो तो इसका दूसरे वाले का चार्ज अपान दूसरे वाले के एरिया। दूसरे वाले का चार्ज कितना हो गया टोटल, देखो Q1 + Q2 अपान दूसरे वाले का एरिया। इसका टोटल एरिया देखो, इसका टोटल एरिया कितना होगा 4πr²। तो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 2r, तो 4π2r² बराबर तीसरे वाले पे देखो, तीसरे वाले पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 + Q2 + Q3 अपान
टोटल एरिया, बड़े वाले का टोटल एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी है देखो 3r, तो अपान में आएगा 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम ध्यान दें यहाँ पे देखो ध्यान से 3r स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये बचेगा Q1 अपान, देखो 4 पाई सब में है, कैंसिल हो सकता है, अगर 4 पाई इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा Q1 अपान r स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 अपान 4r स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो सारे चले गए, ये सारे देखो 4 पाई ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोचो। और ये क्या बचेगा देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 9r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें इन सबके इक्वल में k मान लें, क्यों, क्योंकि हमको Q1 Q2 Q3 का रेशियो चाहिए, हम इसके इक्वल क्या मान लेते हैं k, तो देखो Q1 अपान r स्क्वायर बराबर k, अगर ऐसा है तो दिस इंडिकेट Q1 बराबर KR स्क्वायर। देखो Q1 निकल आया k के टर्म में, ये k कोई अननोन है, इसको हमने लेट कर दिया। अगर इसको इसके बराबर रख के देखोगे तो क्या बनेगा, इफ Q1 प्लस Q2 अपान 4r स्क्वायर इज इक्वल टू k, देन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर k, पुट वैल्यू ऑफ Q1 जो हम निकाल चुके हैं यहाँ रख दें, तो क्या बचेगा देखो KR स्क्वायर प्लस Q2 बराबर 4r स्क्वायर k, दिस इंडिकेट Q2 बराबर 4r स्क्वायर k माइनस KR स्क्वायर। देखो ये उधर गया, इधर प्लस का था उधर माइनस का हो गया, यानी कि Q2 हमारे पास बचेगा 3r स्क्वायर k, सो Q2 विल बी 3r स्क्वायर k। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम तीसरी इक्वेशन को देखेंगे, मतलब ये चीज इक्वल टू k करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा देखो इफ, अगर हम ऐसा मान लें, इसको ऐसे बना लेते हैं, इफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 9r स्क्वायर इज इक्वल टू k, देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू k इंटू 9r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 कितना आया KR स्क्वायर, Q2 कितना आया 3KR स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, यह आएगा KR स्क्वायर प्लस 3KR स्क्वायर प्लस Q3 बराबर 9KR स्क्वायर। देखो बच्चों KR स्क्वायर प्लस 3KR स्क्वायर, ये कितना हो गया 4KR स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, Q3 बराबर मिलेगा 9KR स्क्वायर माइनस 4KR स्क्वायर, यानी कि Q3 आ गया यहाँ से देखिए 5KR स्क्वायर। दिस इज द थर्ड चार्ज। हमें तो बच्चों Q1 इस टू Q2 इस टू Q3 करना है, तो क्या आएगा देखो KR स्क्वायर इस टू 3KR स्क्वायर इस टू 5KR स्क्वायर। KR स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में इसमें डिवाइड कर सकते हो, जो सेम टर्म होते हैं उनको हम लोग कट कर देते हैं, यानी कि Q1 Q2 Q3, इनका रेशियो बचेगा, यहाँ देखो KR स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ KR स्क्वायर डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा 3, यहाँ KR स्क्वायर डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा 5। सो Q1 अपान Q2 अपान Q3 इक्वल टू 1:3:5। इसका मतलब चार्जेस का रेशियो क्या होगा 1:3:5। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, हमने आपको टारगेट 35 के 01, 02 और 03 पार्ट में इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करवा लिए हैं। अब हम बच्चों इसके असर्शन रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मींस 4 वीडियो में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आ जाएगा। आपने अगर इन चारों वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से आपके लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स पे बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ते रहिए, क्योंकि टारगेट 35 बिल्कुल फ्री चल रहा है सक्सेस पॉइंट पे। और यहाँ पर मैं आपको लगातार
फ्री सारे वीडियो दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री है बच्चों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने की जिम्मेदारी हमारी है आपकी। इन सारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।